मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक जो देखा है ना, एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि क्या-क्या चीज़ हम लोग पढ़े हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था कि मुगल के बाद मुगल के बाद कैसे भारत जो है छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया फिर से मिडाइवल पीरियड में, और यूरोपियन देश आते हैं ना, कमिंग ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ये देश में ये लोग आते हैं और धीरे धीरे भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं, और इन सारे कंट्रीज में इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन, ये सारे भारत पे धीरे धीरे करके इनका कब्जा होता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना इन सारी चीजों को। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत की जो थी, उसकी पॉलिसी की वजह से 1857 में क्रांति होती है। ठीक है, 1857 की क्रांति होती है। इसके बारे में करने के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है, अब जो समय 1857 के बाद का जो पीरियड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअल में। अब यहाँ के बाद फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम लोग को कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का अगर स्टार्टिंग फेज कह सकते हैं, है ना, तो 1905 से स्टार्ट होता है। इससे पहले तक जो आंदोलन होते थे वो मोस्टली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। 1905 के बाद जो आंदोलन होने लगे वो देश को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए होने लगे। और 1905 में इसकी शुरुआत नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है 1885 में, जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 1885 के बाद से 1905 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक कांग्रेस का जो पर्पस होता है ना, वो देश को आजाद कराना नहीं होता है, बल्कि सरकार से अपनी मांगों को, जैसे कि इस चीज का टैक्स को हटा दीजिए, आर्मी पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको कम करिए, भारतीय लोगों को गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, इस तरह की चीज़ की आंदोलन हो रही थी। तो उसको हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता मतलब अंग्रेजों को भारत से हटने की माँग नहीं की जा रही थी। ये माँग होती थी कि भारतीयों को भी मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो प्रशासन हो, किसी गवर्नमेंट की जॉब हो, या टैक्स वगैरह कम किया जाए। तो इस 20 साल तक कांग्रेस का जो मुख्य फेज था, वो था सेल्फ गवर्नमेंट, उसको कहते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कि भारत के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में उनको जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मौका मिले। तो ये जो फेज है, इस फेज को हम लोग मॉडरेट फेज कहते हैं। मॉडरेट का मतलब है नरमपंथी। नरमपंथी शब्द से ये तात्पर्य है कि इन लोगों का जो तरीका था, है ना, अपनी मांग को मनाने का जो तरीका था, वो मॉडरेट था, वो लिबरल तरीका था। ये लोग सरकार के जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनके सामने में ये लोग अपनी बातें रखते थे, कोर्ट का सहारा लेते थे ना। तो इन सब तरीकों से, तो इनका तरीके के बेसिस पे इन इस फेज को, ये जो 20 वर्ष का जो समय है, इसको कहा गया है नरमपंथी का समय, मॉडरेट फेज। ठीक है। इसके बाद 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है, और वो घटना है बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस घटना में इस घटना से कई सारे युवा, है ना, जो अभी तक कई अलग-अलग तरह के समाज को सुधार के लिए, हमने देखा था पहली क्लासेस में कि कैसे सोशल रिफॉर्म के लिए कई सारी संस्थाएँ बनी हुई थी। ये सारी संस्थाएँ जो हैं, कई सारे 1905 ईस्वी के बाद जब बंगाल का विभाजन किया गया, उसके बाद एक नए तरह का आंदोलन शुरू होता है। पहले इन लोगों ने, कई सारे जो लोग देशभक्त थे, उन लोगों ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट किया, मतलब विभाजन का विरोध किया, है ना? एंटी पार्टीशन किया मूवमेंट, विभाजन का विरोध किया, और यही
एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है स्वदेशी मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग बंगाल के विभाजन का विरोध कर रहे थे, अब वो लोग इसमें एक नया एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है कि अगर बंगाल के विभाजन का विरोध करते-करते वो लोग अंग्रेज की भी विरोध कर रहे थे, और ये हुआ कि अंग्रेज और विदेशी सारे सामान का बहिष्कार किया जाए। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होने का मतलब है कि जो देश की चीजें हैं, जैसे इंग्लिश स्कूल, है ना, सरकारी ऑफिस, इन सब का बहिष्कार किया जाए, विदेशी कपड़े, इन सब का बहिष्कार। तो ये मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट और एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये दोनों मिलता जुलता चीज है। स्टार्ट एंटी पार्टीशन होता है, बाद में चल करके वो स्वदेशी मूवमेंट हो जाता है। ये दोनों जो मूवमेंट है, इस दोनों का तरीका, इस आंदोलन का तरीका नरमपंथी का तरीका नहीं था ना। दैट मीन्स कि वो सरकार से जाके गुहार नहीं लगा रहे थे। इस समय पे जो आंदोलन का तरीका था, वो था एक्सट्रीमिस्ट ना, गरमपंथी। इसका मतलब है कि ये जो फेज है, इस समय पे ये लोग धरना दे रहे थे, है ना? रैली निकाल रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। अंग्रेज पे डायरेक्टली अटैक किया जा रहा था, जो अंग्रेज, जैसे हम आगे चल कर के भी आप लोगों ने सुना होगा काकोरी का जो हत्याकांड है, कई लोगों को जनरल डायर और ये सब तरह की चीज़ें। इसके बाद 1905 के बाद जो भारत के युवा थे, उन्होंने उनके दिमाग में उनको ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज से कितना भी रिक्वेस्ट करोगे, फ़ायदा नहीं है, हथियार उठाना पड़ेगा, है ना? तो ये वाला जो फ़ेज़ है, ये मोस्टली एक तो नॉन वायलेंट फ़ेज़ था, जहाँ पे हिंसा नहीं थी, लेकिन इस वाले फ़ेज़ में हिंसा थी। तो पर इस फ़ेज़ का ये जो 1905 से लेकर के, है ना? लगभग ये कंटीन्यूअसली भारत के आज़ादी तक चलता रहा। 1930 के दशक में ये अपने चरम सीमा पे रहा। 1930 के दशक में अपने चरम, जब भगत सिंह आते हैं, और ये सारे भगत सिंह सारे लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब कि वो लोग अंग्रेजों का डायरेक्टली उसका अपोज करते थे, उनसे लड़ने में विश्वास रखते थे। तो 1905 से लेकर के कंटिन्यूअसली चलता रहा। मुख्य रूप से 1905 से लेकर के 1916 का जो फेज है, उस समय पे एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट अपने चरम सीमा पे था। 1916 के बाद 1916 के बाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन बीच-बीच में कभी होता था, कोई संस्था आया, कुछ लोग मिले, वो लोग किसी अंग्रेज को मार दिए, है ना? अटैक कर दिए कहीं पे। तो कंटीन्यूअसली जारी रहा, पर रेगुलर नहीं रहा, एक पूरा कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं रहा, बीच में होता था, फिर बंद, फिर होता था। 1930 में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा। इसके साथ-साथ 1917 ईस्वी के बाद से 1917 ईस्वी के बाद से स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया फेज स्टार्ट होता है, और 1917 के बाद का जो फेज है, उस फेज में मास मूवमेंट होता है। मास मूवमेंट का मतलब है कि अभी तक जो आंदोलन था, है ना? चाहे वो पहले वाला फ़ेज़ में हो, है ना? 1885 से 1905 तक, चाहे 1905 से लेकर के 1906 वाला फ़ेज़ हो। ये सब, है ना? ये दोनों तरह का मूवमेंट, एक तो एक्सट्रीमिज़्म वाला मूवमेंट और दूसरा मॉडरेट वाला मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जो लोग पढ़े लोग लिखे थे। इसमें बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे लोग शामिल नहीं थे, हर तबके के लोग शामिल नहीं थे। मोस्टली जो शहरी लोग थे, है ना? अर्बन एरिया में ही ये लिमिटेड था। गाँव तक ये नहीं पहुँच पाया था उतने बड़े म में लेवल पे। लेकिन 1917 के बाद, ना, 1917 के बाद जब आंदोलन में गांधी आते हैं, महात्मा गांधी जब आंदोलन में आते हैं, इसके बाद का जो आंदोलन है, वो है मास मूवमेंट का फेज। मास मूवमेंट का फेज का मतलब हुआ कि हर तबके के लोग, है ना? चाहे वो शहरी हो, ग्रामीण हो, है ना? किसान हो, आम आदमी हो, मजदूर हो, ठीक है? ये सारे लोग जो है स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने लगे। तो 1917 के बाद का जो फेज है,
1917 से लेकर के 1947 तक। तो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोग इस 3 फेज़ 3 पीरियड में इसको बाँट सकते हैं। पहला है जब मॉडरेट वाला फेज़ था, जहाँ पे कि कांग्रेस अपने मांग को मनाने के लिए अंग्रेज से पिटीशन लगाती थी, गुहार करती थी। 1905 से लेकर के 1916 तक जो है हिंसा वाला फेज रहा। 16 के बाद भी कंटिन्यूअस रहा। इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज है ये 1916 में खत्म नहीं हो गया, ना ही मॉडरेट वाला फेज 1905 में खत्म हुआ। मॉडरेट वाला फेज तो कंटिन्यूअसली चलता रहा ना। इवन हमारी देश की जो आजादी मिली वो लड़ाई से नहीं मिली। 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास होता है कि भारत की आजादी का कानून, इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये ये चीज कंटिन्यूस रहा, लेकिन 1905 से एक नया चीज स्टार्ट हुआ, नया तरीका स्टार्ट हुआ जो एक्सट्रीमिस्ट फेज कहलाया। फिर 1917 से एक नया तरीका स्टार्ट हुआ जिसे हम लोग मास मूवमेंट कहते हैं। 1930 के दशक की अगर बात की जाए कि 1930 में किस तरह के मूवमेंट हो रहे थे, 1930 में तीनों मूवमेंट हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है 1930 में वो है मास मूवमेंट। 1930 के दशक में एक्सट्रीमिज्म भी था, है ना, लोग बड़े आंदोलन भी कर रहे थे, अ, हत्याएं भी हो रही थी अंग्रेजों की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है उस समय पे वो है मास मूवमेंट। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है एक-एक पीरियड को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इन सब का अभी तक देखो ध्यान रखना कि हम लोगों ने जो 1857 की क्रांति देखी, वो क्रांति काफी महत्वपूर्ण है और ये फेल रहा, है ना? अगर ओवरऑल देखा जाए इसका जो पर्पस था कि अंग्रेज को हटा करके मुगल बादशाह को फिर से गद्दी पे बिठाना, फिर से उसको भारत का राजा बनाना और उसको ताकतवर बनाना। ये अपने मिशन में फेल रहा। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो पूरा आंदोलन हुआ वो कोई एक सेंट्रलाइज़ नहीं था, एक संस्था की तरह से नहीं हुआ, है ना? जो लोग हर अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग लोगों के नेतृत्व में हुआ, इन लोगों का कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था। इस आंदोलन से सीख लेकर के कि अगर आपको कुछ अपना मनवाना है, अगर आपको किसी चीज़ के खिलाफ आप विद्रोह कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो आप अकेले-अकेले होकर के उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। आपको संगठित होना होगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत के जो पढ़े-लिखे लोग थे, उन्होंने सोचा कि कांग्रेस जैसी संस्था बनाई जाए जिसमें हर वो लोग जो भारत की आज़ादी में विश्वास रखता हो, वो एक साथ काम कर सकें। तो यहाँ से जो स्ट्रगल है 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल नहीं कह सकते उसको। ऑर्गेनाइज़ नहीं था, कोई उसका प्लानिंग नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद से जो भी आंदोलन होने लगे, वो सारे प्लानिंग के साथ होने लगे, है ना? तो इस तरह से 1885 में कांग्रेस का स्टार्टिंग होता है, कांग्रेस को फॉर्म किया जाता है। इस फेज को हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के बनने से पहले, है ना, कुछ संस्थाएँ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि भारतीयों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए, जो लोग पढ़े-लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो समझते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन खत्म होना चाहिए, उन लोगों को एक जगह पे लाने के लिए कई सारी संस्थाएँ बनाई गई। उसमें सबसे प्रमुख संस्था जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस से पहले भी कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जिनका पर्पस लगभग सिमिलर था। पर्पस क्या है? अगर ओवरऑल पर्पस देखा जाए तो वो है सेल्फ गवर्नमेंट या फिर सेल्फ गवर्नमेंट, है ना? खुद की सरकार हो, बाद में चल कर के स्वराज मतलब पूर्ण रूप से खुद का गवर्नमेंट, है ना? अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट, आज़ादी। तो कांग्रेस से पहले भी कुछ संस्थाएँ थी जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1839 ईस्वी में लंदन में बनाया गया, है ना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो आपको बस इन सबको नोट कर लेना है और इसको ध्यान रखना है। अ,
हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में बनाया गया था दादा भाई नौरोजी के सबके द्वारा। इसी तरह से इंडियन सोसाइटी नाम की एक संस्था थी जो कि 1872 में लंदन में बनाई गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसमें से सबसे अहम जो मोड़ आता है वो इस दो जगहों पे आता है। इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक संस्था बनाई गई थी 1884 ईस्वी में। कहाँ पे? मुंबई में। इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1884 ईस्वी में मुंबई में, जिसके फाउंडर, जिसके संस्थापक का नाम ए ओ ह्यूम है, जो कि एक ब्रिटिश थे, सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया। दूसरी एक संस्था है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने कांग्रेस की स्थापना में जिसका बहुत बड़ा योगदान है। अगले साल 1885 ईस्वी में बॉम्बे में ही एक अलग संस्था बनाई गई जिसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस संस्था के फाउंडर जो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी और नरोजी भी थे। ठीक है, दादा भाई नरोजी। तो ये सारे लोग, अगर आप देखो इन दोनों संस्था का, ये दोनों संस्था 1885 में मिल गई। इन दोनों को मिला करके 1885 ईस्वी में बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि ए ओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है ना, ब्रिटिश सरकार में एक सिविल सर्वेंट थे। बाद में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में उसकी स्थापना की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हम लोग लगाएंगे ए ओ ह्यूम के बारे में। ए ओ ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में जो है एक मीटिंग होती है दिसंबर में, जहां पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष हैं, पहले प्रेसिडेंट जो हैं, उनका नाम है डब्ल्यू सी बनर्जी। एओ ह्यूम उसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो है डब्ल्यू सी बनर्जी। जो 1885 में बॉम्बे में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, इस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत से लगभग 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तब से लेकर के 1885 से के बाद से हर साल कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों में। तो ये एक पॉइंट इससे भी क्वेश्चन रहते हैं कि कांग्रेस किस साल कहां पे उसका कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस की जो मीटिंग हुई, कांग्रेस का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, वो कहां पे हुआ। ठीक है, तो सेकेंड जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ। तो हर हर साल का 1885 से लेकर के अभी तक का इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ईयर है, जब जहां पे कांग्रेस, जहां पे मीटिंग में कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, कुछ बड़े काम हुए, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो पहला सेशन की बात की जाए, पहली बैठक कांग्रेस की कहाँ हुई, तो बॉम्बे में 1885 में, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। क्लियर है? और दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और ऐसे हर साल अलग अलग शहरों में हुआ करता था। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, उसको हम लोग 3 अलग अलग चरणों में पढ़ सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट फेज में पढ़ सकते हैं। पहला फेज जो है वो है मॉडरेट नेशनलिज्म, या फिर मॉडरेट फेज, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक का फेज है। इस समय पे जो कांग्रेस थी, वो अंग्रेजों की विरोधी नहीं थी, अंग्रेजों का अपोज नहीं करती थी। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत के हित में काम करते हैं, लेकिन कई बार अंग्रेज को वो चीज पता नहीं होती है, तो उनको
रियलाइज करवाना है कि इससे भारत का फायदा है ना? आप यहाँ के लोगों को मौका दीजिए, आप ये काम करिए। तो ये जो दौर रहा है, इस समय पे कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज नहीं कर रही। 1906, 1905 के बाद से लेकर के 1916 ईस्वी तक स्वदेशी मूवमेंट जो है ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था। जहाँ पे कि मिलिटेंट का मतलब है हिंसात्मक जो लोग थे, जो हिंसा करते थे और खुलेआम विरोध करने वाले जो लोग थे, उन लोगों का राइज़ होता है, उन लोगों का उदय होता है। तो 1906 से 1916 के दौर में हम लोग एक तो स्वदेशी मूवमेंट करेंगे और एक और महत्वपूर्ण उस समय आंदोलन हुआ था होम रूल मूवमेंट। इसके बाद 1917 से 1947 का जो दौर है, जो पीरियड है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मास मूवमेंट, बड़े स्तर पे आंदोलन शुरू हुए थे। इस फेज का जो नायक है, लीडर है, वो है गांधी। इसलिए इसको गांधीयन फेज भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग 3 अलग-अलग पीरियड में इसको पढ़ेंगे। मॉडरेट फेज जो है, जिसे उदारवादी या फिर नरमपंथी भी कहते हैं, ये फेज कांग्रेस की स्थापना के साथ स्टार्ट होता है। और जो इम्पोर्टेंट लोग थे उस समय, जो कि इस समय पे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, एक तो उसके संस्थापक एओ ह्यूम हो गए, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये सारे लोग जो हैं मॉडरेट फेज के थे, मॉडरेट थे, उदारवादी थे। इसका उदारवादी होने का मतलब है कि ये लोग अंग्रेज का खुलेआम विरोध नहीं कर रहे थे, है ना? वो अपनी बात मनाने के लिए अंग्रेज के सामने में गुहार लगाते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो आपको 2-4 नाम जो है इन सबको ये ध्यान रखना है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो लिबरल जो नरम नरम दल वाला जो फेज था, है ना? उदारवादी फेज, उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये लोग की सोच ऐसी थी कि हम लोग को अंग्रेजों के खुलेआम उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी महत्वपूर्ण नाम है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिसको गांधी ने भारत में आने के बाद अपना गुरु बनाया था, गुरु ऑफ गांधी। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, मदन मोहन मालवीय, है ना? तो इन सब कुछ नाम जो है, इनसे अब आप ये ध्यान सर रखना है। राजनीतिक गुरु थे ना ये गोपाल कृष्ण गोखले? हाँ, ऑब्वियसली राजनीतिक गुरु ही थे। बचपन के तो गुरु नहीं थे ना। राजनीतिक गुरु का मतलब जब वो भारत आए थे, तो गोखले से ही उन्होंने भारत के कैसे यहाँ का किया जाए, उस समय हर चीज़ के लिए उनसे कॉन्टैक्ट करते थे। तो इसके बाद इस फेज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, ना? अपनी स्थापना के बाद 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके कुछ साल बाद तक ब्रिटिश जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट कांग्रेस की स्थापना के बाद अंग्रेज, उस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे, वो सारे कांग्रेस लीडर को जो है टी पार्टी पे बुलाया करते थे, है ना? क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग हमारा अपोज नहीं कर रहे हैं, ये लोग बस कुछ बदलाव चाहते हैं। तो अगर इनको हम सपोर्ट में रखते हैं तो भारत के आम लोग जो कि अनपढ़ हैं, इसके थ्रू हम लोग रूल कर सकते हैं। तो इसलिए कि उस समय ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था कुछ सालों तक, बाद में धीरे-धीरे अंग्रेज को भी रियलाइज़ हुआ कि कांग्रेस जो है, उसमें कई नए-नए तरह के लोग जुड़ते गए और वो लोग इस ये आंदोलन को जो है, स्वदेशी आंदोलन की तरफ कन्वर्ट करने लगे, जहाँ पे कि कांग्रेस का मुख्य जो उसका पर्पस हो गया, वो हो गया इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी। तो इस समय जो भी लीडर थे 1885 से 1905 ईस्वी तक, वो लोग मॉडरेट थे। इन मॉडरेट लोगों की खास बात क्या है कि इन्हें ब्रिटिश का जो जुडिशियरी था, जो जस्टिस सिस्टम था, उसकी जो न्याय प्रणाली थी, उनमें विश्वास था। इन्हें ये मानते थे कि ब्रिटिश जो है वो एक्चुअली में सिर्फ इसलिए भारत में अच्छा ब्रिटिश लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? और इसलिए इन लोगों ने काफ़ी शांतिपूर्ण और संवैधानिक रास्ता चुना अपने डिमांड को मनाने के लिए, है ना?
तो मॉडरेट का डिमांड क्या था? ये जो सारे लोग हैं, डब्ल्यूसी बनर्जी, है ना? इन सब की डिमांड क्या थी? पहला तो इनका डिमांड था एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक नया शब्द आया, एक नया टर्म आया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? हम लोगों ने वायसराय के बारे में देखा है कि वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि तक करता था, है ना? तो ये जो वायसराय थे, इनकी एक सहायक मंडली होती थी। इनके अंडर में कुछ लोग होते थे, है ना? जिन जिन लोगों से मिला करके लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था। तो वायसराय किसी भी मैटर पे किसी भी मैटर पे डिसीजन लेने के लिए इन लोगों से संपर्क कर सकते थे। ये लोग जो राय दे वायसराय को, उसको मानने के लिए वायसराय बाध्य नहीं था, है ना? डिसीजन वायसराय को ही लेना है, पर सलाह देने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था, कुछ लोगों को बनाया गया था, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इसके लिए इलेक्शन भी होते थे। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादातर पहले जो है वो ब्रिटिश लोग थे। तो इन मॉडरेट की पहली डिमांड तो ये थी कि भाई इसको बढ़ाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या बढ़ाओ, है ना? और इसमें भारतीयों को भी जगह दो। दूसरी इनकी मांग थी कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम है ना, इनमें भारत के लोगों को भी ज्यादा मौका मिलना चाहिए। एटलीस्ट भारत के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, है ना? उनको जो है मौका मिले। तीसरी इनकी मांग थी कि जो जुडिशियरी है, जो जस्टिस प्रणाली है, न्याय तंत्र है, उसको एक्सिक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से अलग किया जाए, है ना? लोकल बॉडीज हमने देखा कि गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बनाया गया, उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा पावर मिले। तो इन सब कई तरह को कि जो जमीन का लैंड रिवेन्यू है, लैंड का टैक्स है, उसको कम किया जाए। इन सब तरह की मांग जो है ये लोग किया करते थे। साल्ट टैक्स, जो नमक पे जो टैक्स लगाया जाता था, उसको कम कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, है ना? तो इन सब तरह की डिमांड इन लोगों की थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया था, वो मोस्टली क्या था, लिबरल था। ठीक है? ये लोग ब्रिटिश के लॉयल थे, है ना? अंग्रेजों से पिटीशन लगाते थे। पिटीशन लगाने का मतलब उनसे गुहार करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है? रिजोल्यूशन पास करते थे, मीटिंग किया करते थे, लोगों में लीफलेट या पैम्पलेट वगैरह बांटा करते थे। और इन इन लोगों की जो एक्टिविटी थी, वो मोस्टली जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं वहीं तक सीमित थी। अभी तक जो मॉडरेट लोग हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित है ना? दैट मीन्स कि वो लोग जो एडुकेटेड हैं, उन्हीं लोगों में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इस अंग्रेज को हम लोग मांग कर रहे हैं, अंग्रेज को और भी हमें ऐसे ऐसे अधिकार देने का। शुरुआत के दिनों में जो ब्रिटिश सरकार थी, वो उसने कांग्रेस को वेलकम भी किया, है ना? और सपोर्ट भी किया, लेकिन धीरे धीरे जो है कांग्रेस के डिमांड बढ़ते गए और सरकार कांग्रेस के खिलाफ हो गई। इस पूरे दौर में, इस 20 साल में मॉडरेट ने क्या उपलब्धि हासिल की? इन लोगों के प्रयास की वजह से अंग्रेजों ने क्या क्या इनके डिमांड्स को माने? अगर उसकी बात देखी जाए तो कुछ नहीं, ना, बहुत कम उपलब्धियां थी इनकी। पर एक तरीके से देखा जाए तो अगले चरण के लिए भारत का जो स्वतंत्रता जो संग्राम है, उसका जो अगला चरण है, उसके लिए भारत के लोगों को तैयार किया इसने, ना। तो इस समय मॉडरेट जो है, इस समय बहुत बड़ी लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे लोगों में जागरूकता आई। जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें भी जागरूकता आई, है ना? इन्होंने जो आधुनिक जो आइडिया है, जो मॉडर्निज्म है, जो मॉडर्न पीरियड जो हम लोग कहते हैं कि आधुनिक आइडिया, जैसे कि डेमोक्रेसी, है ना, लिबर्टी, इन सारे आइडियाज को इन्होंने पॉपुलर किया। मॉडरेट फेज में इन्होंने ये भी भारतीय लोगों को एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से भारत का धन, है ना, भारत की संपत्ति ब्रिटेन में जा रही है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा था कि दादा भाई नौरोजी जो है, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत से कमाया हुआ पैसा ब्रिटिश जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी है या सेविंग है, पेंशन है। इन सब तरीके से भारत को अल्टीमेटली
फाइनेंशियली आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसे भी मॉडरेट थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म की भी बातें की, है ना? जैसे कि रनाडे हैं, गोखले हैं, है ना? इन्होंने सामाजिक तौर से उसको बदलाव की भी बातें की। बाल विवाह इन सब के खिलाफ आंदोलन भी किया। तो इस समय का जो मुख्य रूप से अचीवमेंट रहा है, वो यही रहा कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। पर अंग्रेज इनकी माँगें बहुत कम माने, है ना? शायद बिल्कुल नहीं जैसा ही माँगे। इसीलिए अगला चरम जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है चरमपंथी, इसकी शुरुआत होती है 1905 के बंगाल के विभाजन से। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो मॉडरेट लोग थे, है ना? उस समय जो उदारवादी लोग थे, उन लोगों की विफलता, इन लोगों ने इन लोगों की माँग को, इन लोगों का जो फेल्यूर है, इसकी वजह से भी लोगों में इस तरीके का विश्वास खत्म हो गया कि इस तरीके से तो हमने किया, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? तो अब एक नया तरीका अपनाया जाए और इसका सही समय 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद होता है। इस पीरियड को हम लोग एक्सट्रीमिज़्म वाला फ़ेज़ कहते हैं, है ना? तो इन लोगों के समय पे जो मुख्य रूप से जो बड़े लीडर उभर के आए, उनमें एक प्रमुख नाम है लाला लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल एंड अरविंदो घोष। ये 4 नाम प्रमुख हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट वाले फेज को एक्सट्रीमिज्म जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उस समय उनको लीड कर रहे थे, है ना? इन लोगों का विश्वास उदारवादिता में नहीं, बंगाल के विभाजन से कैसे एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हुआ, इस चीज़ को देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन जो है वो कर दिया गया, जिससे कि एक नया मूवमेंट शुरू होता है। इसका मुख्य कारण बंगाल के विभाजन का मुख्य कारण जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होकर के बंगाल में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना था। ठीक है? हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना था। इसकी वजह से 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है? तो इसको देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो है फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। इसी दिन लोगों ने जो है इसके खिलाफ आंदोलन करना, प्रोटेस्ट किया गया इसके खिलाफ, है ना? और यही प्रोटेस्ट धीरे-धीरे जो है बढ़ता-बढ़ता काफ़ी आगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है स्वदेशी मूवमेंट में कन्वर्ट होता है। तो इस समय अगर देखा जाए तो बंगाल का विभाजन जो है वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। इसी फ्रीडम स्ट्रगल से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है और 1906 में 1906 ईस्वी में जो एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग थे, जो गर्मपंथी वाले लोग थे, इन लोगों के प्रेशर की वजह से ना उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि किस विचार के थे? मॉडरेट विचारधारा के थे, है ना? इन लोगों तो जो उस इन दादा भाई नौरोजी जो है इस समय 1906 ईस्वी के समय पे एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर में आकर के उन्होंने कांग्रेस का ये ऐलान किया कि स्वराज जो है वो कांग्रेस का गोल है। अभी तक कांग्रेस का गोल रिफॉर्म था, सेल्फ गवर्नमेंट था, लेकिन अब स्वराज है। स्वराज का मतलब कि भारत पे अंग्रेज का राज खत्म करके खुद का राज करना, है ना? खुद भारत के लोगों का राज होना चाहिए। तो ये डिमांड जो है एक्सट्रीमिस्ट का था। किसका था? स्वराज का डिमांड, जो गरमपंथी के लोग हैं। मॉडरेट का डिमांड तो इतना ही था कि भैया ठीक है, राजा अंग्रेजी रहेगा, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएँ। इस डिफरेंस की वजह से दोनों विचारधारा के लोगों में जो है कांग्रेस बँट गई। जो लोग कांग्रेस में ही, ये दोनों कांग्रेस में थे, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाले भी, मॉडरेट वाले भी। इस डिफरेंस की वजह से 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो है 2 भागों में बँट जाता है। इसे हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। सूरत में 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस सेशन में कांग्रेस में विचारधारा के बेसिस पे एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाले और मॉडरेट विचारधारा वाले दोनों अलग-अलग बँट जाते हैं, ठीक है?
इसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाले लोग थे वो लोग कांग्रेस से रिजाइन करके बाहर आ जाते हैं और अपने तरीके से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या किया गया, जैसे कि बॉयकॉट किया गया गवर्नमेंट सर्विसेज का, गवर्नमेंट की नौकरियों का बहिष्कार किया गया, कोर्ट का बहिष्कार किया गया, स्कूल जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस थे उन सब का बहिष्कार किया गया, है ना। जो विदेशी कपड़ा थे उन सब का बहिष्कार करना, है ना। स्वदेशी कपड़ों की, स्वदेशी सामान की को प्रमोट करना। तो इन सब तरह की जो चीजें हैं वो प्रमुख रूप से स्वदेशी आंदोलन में हुआ। स्वदेशी मूवमेंट के जो लीडर थे उसके बारे में भी हम लोगों ने दो चार नाम देखा है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में एक्टिव थे, वहां पे जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको लीड कर रहे थे। ठीक है। पंजाब में इन सब नाम को मैं अभी जब पीडीएफ भेजूंगा इन सबको आप लोग लिख लेना। पंजाब में जो है अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय, इन दोनों के नेतृत्व में स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था। दिल्ली के क्षेत्र में हैदर राजा, ठीक है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और बंगाल के क्षेत्र में जो है विपिन चंद्र पॉल एंड अरविंदो घोष, इन दोनों के नेतृत्व में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चल रहा था। तो इन चारों लीडर्स के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। लोकमान्य तिलक किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक मैगजीन स्टार्ट की जिसका नाम है मराठा, और एक मैगजीन जो है मराठी भाषा में स्टार्ट की जिसका नाम है केसरी। तो केसरी और मराठा ये अखबार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक। 1881 ईस्वी में इन्होंने मराठा और केसरी को स्टार्ट किया। बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ये वही हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति की पूजा, गणेश पूजा की शुरुआत की। गणेश पूजा की शुरुआत 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ। शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की। तो इनकी एक्टिविटी, इनके ये जो खुलेआम ये लोग अंग्रेज का विरोध करते थे, इसकी वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, है ना। 1908 ईस्वी में इनको बर्मा के लिए डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट करने का मतलब एक देश से दूसरा देश भेज देना, है ना। तो डिपोर्टेड वहां बर्मा में मैंडले करके जगह है जहां पे इन्हें भेज दिया गया। 1908 से लेकर के अगले 6 साल तक 1914 ईस्वी तक लोकमान्य तिलक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से बाहर रहे। 1914 में जब वो वापस आते हैं उसके बाद उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में पुणे शहर में की। लोकमान्य तिलक ने ही डिक्लेयर किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। अगले जो लीडर हैं स्वदेशी मूवमेंट के वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, पंजाब का शेर। ठीक है। इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की अमेरिका में 1916 ईस्वी में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, और अमेरिका में 1916 ईस्वी में। 1928 में आगे हम लोग देखेंगे कि 1928 में साइमन कमीशन के आंदोलन के दौरान, है ना, उन्हें चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती। अगले जो लीडर हैं बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जो है वो पहले तो मॉडरेट थे लेकिन बाद में चल करके वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर बन गए। कई सारी जो है उन्होंने चीजें लिखी, जैसे कि अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक मैगजीन, है ना, वंदे मातरम, इसके द्वारा शुरुआत की गई थी बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा। बाद में इसे अरविंदो घोष ने कंटिन्यू की। 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 दिसंबर 1906 में ढाका में एक ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, जिसके
अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह होते हैं, है ना? नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में जो कॉन्फ्रेंस बुलाया, उसी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की शुरुआत होती है, स्थापना होती है। 1916 ईस्वी 1916 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण चीज हुए। एक तो जो कांग्रेस का 1907 में विभाजन हो गया था, स्प्लिट आ गया था, उसमें बट गए थे दो लोग, वो सब फिर से एक हो जाते हैं। और दूसरा 1916 ईस्वी में ही होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1916 ईस्वी में जो लखनऊ में ना, उस समय जो कांग्रेस की बैठक होती है लखनऊ में, उस बैठक में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 1907 ईस्वी में सूरत में जो लोग बट गए थे, अब वो फिर से एक हो जाते हैं ना, तो उनके बीच का जो डिवीजन है वो खत्म हो जाता है। लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस और लीग के द्वारा, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट। कब किया जाता है? 1916 में। 1916 में अब हम देखते हैं कि होम रूल मूवमेंट जो है, ये दो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे ना। पहला जो था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में स्टार्ट किया गया, पुणे शहर में, अप्रैल 1916 में। दूसरा होम रूल मूवमेंट जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ था मद्रास में, सितंबर 1916 में। तो दोनों में से पहले कौन स्टार्ट हुआ? दोनों में से पहले स्टार्ट हुआ पूना में, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल मूवमेंट क्या था? होम रूल मूवमेंट का जो उद्देश्य था वो था सेल्फ गवर्नमेंट, भारत के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करना। ठीक है, ये ब्रिटिश अंपायर में रहते हुए भारत में सेल्फ गवर्नमेंट की, भारत की जो सरकार है वो भारतीय ही चलाए। तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल जो स्टार्ट किया था वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में काम कर रही थी। एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया हुआ जो होम रूल मूवमेंट था वो पूरे देश में फैला। 1917 होम रूल लीग के बाद 1917 में 20 अगस्त को एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं भारत के ना, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में जो है धीरे धीरे करके रिफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ही प्रॉमिस्ड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग, तो भारत में सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको धीरे धीरे लाया जाएगा। इस इस घटना को अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं और इसके बाद लगभग होम रूल मूवमेंट का एंड हो जाता है। इस पूरे चीज में हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज देखा जहां पे कि इन लोगों का मुख्य तरीका क्या होता है, धरना, आंदोलन, सरकार का विरोध करना, है ना, रैली निकालना। इसके खिलाफ एक और भी मूवमेंट रहता है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट से भी ज्यादा हिंसक होते हैं। ये लोग जो है हिंसात्मक गतिविधियों में विश्वास रखते हैं। ठीक है? तो जो शुरुआत का 1905 ईस्वी के बाद बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास के क्षेत्रों में इस तरह के रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटी थे वो काफी एक्टिव रहे ना। ये लोग रिवॉल्यूशनरी लोग वो लोग थे जो ना तो मॉडरेट पे और ना एक्सट्रीमिस्ट पे उनसे संतुष्ट थे, है ना। तो ये लोग जो है भारत और साथ साथ भारत के बाहर कई तरह के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। भारत में कुछ ऐसी संस्था जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में सम्मिलित थी, उसमें कुछ प्रमुख ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो है, बंगाल के क्षेत्र में अनुसंधान समिति, जिसको 1902 ईस्वी में बनाया गया। इसके संस्थापक पुलिन बिहारी दास या और अरविंदो घोष थे। दो लोगों ने मिलकर, पुलिन बिहारी दास और अरविंदो घोष ने मिलकर के 1902 ईस्वी में अनुसंधान समिति नामक एक संस्था बनाई। इनका काम था जैसे बम विस्फोट कराना, है ना, हत्या कर देना, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ये लोग हिंसा वाले एक्टिविटी में संलग्न थे। कुछ प्रमुख व्यक्ति जो कि रिवॉल्यूशनरी अनुसंधान समिति से संबंधित थे, जैसे कि अरविंदो घोष हो गया, है ना, पुलिन बिहारी दास जो इसके फाउंडर थे, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सन्याल, सुभाष चंद्र बोस, इन सब, ये सब जो है इस तरह के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में
सम्मिलित थे। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी था, उसको उसका मुख्य रूप से जो आंदोलन, जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था थी, वो थी अभिनव भारत, जिसकी शुरुआत 1904 ईस्वी में सावरकर के द्वारा की गई थी। पंजाब में अजीत सिंह के द्वारा एक संस्था का सेटअप किया गया था, है ना, 1907 ईस्वी में, जिसका नाम है भारत माता सोसाइटी। अब सेंट्रल इंडिया में जो संस्था है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। कौन सी संस्था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1924 में कानपुर में स्थापना हुई सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। आगे चल करके इसी संस्था को जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बनाया गया, जिसके फाउंडर राम प्रसाद बिस्मिल और सचिदानंद सन्याल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी 1928 ईस्वी में दिल्ली में इसकी मीटिंग होती है, जिसमें भगत सिंह भी पार्टिसिपेट करते हैं, और भगत सिंह के कहने पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रख दिया गया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ना, HSRA, 1928 ईस्वी में। अलग जो और भी जो इसके मेंबर्स थे, सदस्य थे, जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आजाद है, ये सब कुछ प्रमुख नाम है। 1925 ईस्वी में काकोरी जो है घटना होती है 9 अगस्त 1925 को, जिसमें कि एक ट्रेन जो अंग्रेजों के पैसे और हथियार ले जा रहे थे, उसको लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के पे लूट लिया जाता है। इस घटना में HSRA, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके सदस्य इन्वॉल्व रहे। भारत में कुछ रिवॉल्यूशनरी संस्थाएं के बाद हम लोग विदेशों में भी कई सारे रिवॉल्यूशनरी संस्थाएं स्टार्ट की गई, जिसमें प्रमुख नाम जो है लंदन में इंडिया हाउस का है, जो कि 1904 में श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा बनाया गया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। इन सब का पर्पस सेम था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को चलाना। उसी तरह से पेरिस इंडियन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी बिकाजी कामा के। क्वेश्चन आपको बस इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है कि बिकाजी कामा जो है विदेश में पेरिस में रिवॉल्यूशनरी संस्था कौन सा है? पेरिस इंडियन सोसाइटी, जो 1905 में बनाया गया है ना। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। कहाँ पे एक्टिव था? USA में। इन सारे चीजों के बाद हम लोगों ने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाला जो फेज है, इसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि 1917 ईस्वी से, गांधी के आगमन के बाद, है ना, आफ्टर 1917 ईस्वी के बाद जो आंदोलन है उसमें एक नया मोड़ आता है, और अब आंदोलन जो कुछ लोगों तक सीमित था, ये काफी बड़ा हो जाता है, और इसे ही हम लोग मास मूवमेंट, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।